Assalamu alaikum ji. My name is Ali Hassan. As we are going to learn about the chapter number 4 of class 9th, which is called turning effect of forces. हमने अभी तक जितना स्टडी आउट किया है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में, तो हम बेसिकली लीनियर इक्वेशंस या लीनियर मोशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे कि जिसमें हम टर्न को थोड़ा कंसिडर करेंगे। टर्न का मतलब क्या होता है? मुड़ना, यानी किसी एक तरफ मुड़ जाना। पहले हमने बोला है कि लीनियर इक्वेशन में फोर्स क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है एंड डिफरेंट। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जब किसी फोर्स को टर्न किया जाता है या फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसको हम किस तरह डिस्क्राइब जो है वो कर पाएंगे। तो बेसिकली आज हम गो थ्रू चूँकि कह रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को, तो हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, उनको हमने किस तरह ओवरकम करना है। तो जो पहला टॉपिक है आपके पास उसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना, किसी चीज़ को कुछ 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना, या डिफरेंट पार्ट्स में उस किसी चीज़ को डिवाइड करने को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं या रिजॉल्व करना बोलते हैं। सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी फोर्स को उसके डिफरेंट पार्ट्स में या कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो उनसे हम कौन कौन सी वेरिएबल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको फाइंड करते हैं, और उन क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के लिए हम कौन कौन से फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स से निकलते हैं कि जिसमें हम एक ग्राफ बनाते हैं। आपको पता है कि किसी एक ग्राफ के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। हम एक को कहते हैं एक्स कंपोनेंट, दूसरे को हम कहते हैं वाई कंपोनेंट। तो लेट्स सपोज दिस इज़ एन एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस होता है जी? वाई एक्सिस। तो हम ये सपोज करते हैं कि इस एक्सिस में एक फोर्स एफ है कि जो एक्ट कर रही है। ठीक है जी, हमने फोर्स को एज अ वेक्टर जो है वो डिनोट किया है, और एज अ वेक्टर डिनोट करने के लिए इस फोर्स का ये साइन जो है ये हमने इसको दिया। अब हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं इस फोर्स की एक्स एक्सिस पर, और हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट O था जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और A ये फोर्स है, यानी F इज़ इक्वल टू OA कॉमा AB। ये जो साइन है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक इस फोर्स का जो हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे FY। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि AB इज़ इक्वल टू FY। ये जो OB है ये चूँकि x एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम इसको बोलेंगे FX। सो OB इज़ इक्वल टू FX। नाउ यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम इससे आगे चलते हैं जी, तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 2 में भी इसका थोड़ा सा जिक्र था। हेड टू टेल रूल का मतलब ये होता है कि जब हम वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे होते हैं तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं हम उस मेथड को हेड टू टेल रूल कहते हैं। सो हेड टू टेल रूल में हम ये देखते हैं कि ये एक वेक्टर है, लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये तीसरा वेक्टर है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अगर देखा जाए तो इस हेड की इस वेक्टर का जो हेड है वो इस वाले वेक्टर की टेल के साथ अटैच हो रहा है। तो इसका मतलब है OB और AB आपस में प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और इनका जो रिजल्टेंट है वो OA है। तो हम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये लिखते हैं कि हमारे पास जो OA है ये इक्वल है OB प्लस AB के। ठीक है जी, OA इज इक्वल टू OB प्लस AB। सो OA क्या है? F इज इक्वल टू FX प्लस FY। अगर आप बोल्ड में लिख रहे हैं तो आप ऊपर एरो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। तो इसमें आप ये लिखेंगे द फोर्स
F is a sum of its rectangular components। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर ये आपको क्लियर है तो मैं इसको रेस करने लगा हूँ, थोड़ा सा नई इसको फॉर्मेशन में लेके आते हैं। अब हमने ये करना है कि हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में जो ज्योमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज़ हैं हमने उनको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है, उनको लाना है हमने। तो मैं उस वाली फ़िगर जो अभी आपके सामने रेज़ हुई है दोबारा बनाता हूँ। ये फ़िगर थी हमारे पास, ये हमारे पास F था, यहाँ पे FY था, ये A, ये O, ये B और ये FX और ये था जी FY। ठीक है, इसको जहन में रखते हुए हमारे पास जो ट्राइंगल की जो रेक्टेंगुलर उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ट्राइंगल जो होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है, तो उस ट्राइंगल में हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ बनती हैं वो हमारे पास होती हैं 3। ठीक है जी, एक हमारे पास होता है साइन और थीटा इज़ एन एंगल विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सिस। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इनकी अब डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उसको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे एक आपके सामने बनाऊँगा, स्टेटमेंट बनाऊँगा, उससे आपको क्लियरली याद हो जाएगा। कोई भी ट्राइंगल में ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। ये हमारे पास होता है हाइपोटेनस। ठीक है जी, हमारे पास जो साइन थीटा का फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी, कॉस थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। टेन थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, इस फार्मूला को याद रखने के लिए आप ये वाला सेंटेंस याद रख लें, सम पीपल हैव curly brown hairs through proper brushing। ये एक सेंटेंस है कि जिससे आप याद कर सकते हैं कि साइन की वैल्यू क्या है, काज की क्या है, टेन की क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं, हम इनको इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम करते हैं साइन थीटा को। जैसा कि अभी हमने देखा कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो इस इक्वेशन में साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है एफ वाई, हाइपोटेनस हमारे पास एफ है, तो इसका मतलब है कि एफ वाई का फार्मूला हमारे पास बनेगा एफ साइन थीटा। ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट था, वर्टिकल। अब हम चलते हैं दूसरे वाले कंपोनेंट की तरफ, और वो कंपोनेंट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। तो इसके लिए हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या है जी, हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस, ये बेस ओवर हाइपोटेनस। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेस हमारे पास एफ एक्स है, हाइपोटेनस हमारे पास एफ है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट था जी, हॉरिजॉन्टल। लास्ट वन टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल था जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो सबसे पहले देखें जी, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इसमें एफ वाई, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एफ वाई, और बेस क्या है हमारे पास एफ एक्स। ठीक है जी, अब थीटा को अगर हमने अलग करना है यानी जस्ट एंगल को, तो ये टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स।
10 एक्चुअली उधर जाके डिवाइड होता है, लेकिन जब उसको ऊपर लेके आते हैं तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। अब हम चलते हैं जी इसके आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि है फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स F। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है जी पाइथागोरस थ्योरम, ये जिसको उर्दू में फिसागोरस थ्योरम बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल अगर 90 का हो, परपेंडिकुलर ट्राइंगल अगर है, तो उसमें उस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें देखें हाइपोटेनस हमारे पास F है, बेस हमारे पास Fx है और परपेंडिकुलर हमारे पास Fy है, तो इनका स्क्वायर ले लें। टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं जी F स्क्वायर रूट एंड Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो ये हमारे पास टोटल डेरिवेशन थी जी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इससे हम आगे चलते हैं जी, इसका एक और टॉपिक जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली इसका मतलब क्या है, इक्वल से निकला है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस तो एक्ट कर रही हूँ, लेकिन उन फोर्सेस का जो नेट रिजल्ट है वो ज़ीरो। जैसा कि अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आपका वेट नीचे यानी कि टुवर्ड द ग्राउंड होता है, लेकिन आप उससे मूव नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है कि आपका वेट जो चेयर को नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, उसी चेयर का एक रिएक्शनल फोर्स जो है उसी चेयर पे वो आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, इसलिए आपका नेट रिजल्ट जो है वो ज़ीरो होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ। पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ये तो वो डेफिनेशन है जो बुक में। ठीक है जी, एक और डेफिनेशन लिख लें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, बी इन इक्विलिब्रियम if net force acting on it is 0। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम की बेसिकली हम कैसे कह सकते हैं कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। हमें कैसे पता चलेगा एक बॉडी इक्विलिब्रियम है, उसके लिए दो कंडीशन जो है उनका सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन मैक्सिमम पेपर में आती हैं, अक्सर फर्स्ट कंडीशन पेपर में आती है या फिर सेकंड कंडीशन पेपर में आती है। तो जो भी कंडीशन पूछी जाए उससे पहले आपने डेफिनेशन को लाजमी टच करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन की एक स्टेटमेंट है जो कि आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। उसकी स्टेटमेंट में कैसे करेंगे आप, जस्ट मैं मार्कर ज़रा चेंज कर दूँ जी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज सेड टू बी
in equilibrium if sum of all the forces acting on it is 0। ठीक है जी, लेट मी चेक इट आउट कि आपको ये नज़र भी आ रहा है या नहीं आ रहा। जी ठीक है। सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज़ 0। कोई एक बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब उस पर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस का जो सम है वो 0 के इक्वल हो। ठीक है जी, तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये इसके ऊपर लेट्स सपोज F1 एक्ट कर रही है, यहाँ पे F2 एक्ट कर रही है, ये F3 है और ये F4 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आपको वैसे भी अंदाज़ा होगा कि इस फिगर में ये बॉडी कहीं भी मूव नहीं करेगी बिकॉज दीज ऑल फोर्सेज आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, सो द नेट रिजल्ट विल बी 0। तो हम ये लिखेंगे कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अगर ये तमाम की तमाम जो फोर्सेस हैं वो 0 हैं, सो इट्स मीन मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास सिग्मा F इज इक्वल टू 0 वेयर सिग्मा इज कॉल्ड सम। ठीक है जी, अगर ये फोर्सेस 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100 ऑन हैं तो हम क्या करेंगे, सिग्मा F इज इक्वल टू 0 और सिग्मा की जगह लिखेंगे n और I इज इक्वल टू 1। मतलब 1 से लेके n तक यानी अप टू अननोन वैल्यू आपके पास सारी फोर्सेस का जो सम होगा वो 0 होगा। ये तो है इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टॉर्क्स होते हैं उन टॉर्क्स का नेट रिजल्ट जो है वो अगर 0 हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। जी यहाँ पे करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट क्या होगी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if sum of all clockwise torques is equal to anti-clockwise टॉर्क्स। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर एक टॉर्क जो है वो मेरी राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है सो इट्स मीन कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर कोई लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज है। जैसे कि आप स्टीयरिंग को पकड़ते हैं तो आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो हैं या क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट एक्ट नहीं करते बल्कि एक ही टॉर्क होता है जो लग रहा होता है, इसलिए स्टीयरिंग मूव करता है। सो हम लेट्स सपोज ये करते हैं कि अगर एक बॉडी के ऊपर एक टॉर्क T1 या टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 हैं, वो अगर 0 हैं तो इसका मतलब है सिग्मा टॉ इज़ इक्वल टू 0, और अगर वो अप टू n है तो इसका मतलब I इज़ इक्वल टू 1 यानी 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। सो दीज आर द टू बेसिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कि जिनके लिए मस्ट है कि वो सेटिस्फाई होंगी तो आपके पास बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। ये टॉपिक्स चैप्टर नंबर 4 के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपके पास डिस्क्रिप्शन में या हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर इसका जो मैनुअल सॉल्यूशन है इस चैप्टर का वो भी अपलोडेड है, वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। अगर इसमें कोई इशू है तो लाजमी बताएं, हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आई थिंक सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।